नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है घूंघट। मंदिर में शादी हुई थी अनन्या और देवांश की। ससुराल में तो कोहराम मच गया। दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, इसलिए एक तो अपनी मर्जी की शादी और ऊपर से जात बिरादरी भी अलग। ससुराल में कदम रखते ही सास छाती पीट पीट कर दहाड़े मार कर रोने लगी। हाय रे, मेरा भाग्य फूट गया। मेरे बेटे ने मेरे मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। अब गांव में क्या मुंह दिखाऊंगी। इससे तो अच्छा है मर जाती। कोई रस्सी लेकर आओ, मैं पेड़ से लटक जाऊंगी। यह जीवन समाप्त कर दूंगी। इस बहू के हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगी। जात बिरादरी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। एक तो नई नवेली दुल्हन, ऊपर से उम्र मात्र 20 साल। वह टुकुर टुकुर देखने लगी। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आया तो शादीशुदा बड़ी ननद ने आकर कान के पास फुसफुसाई, जाकर माँ के पाँव पकड़ लो, क्षमा मांग लो, वरना तुम्हें घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। बहू क्या करती, कुछ समझ में नहीं आया तो दौड़कर सासू माँ के पैर पकड़ ली और रो रो कर कहने लगी, मुझसे गलती हो गई माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए। थोड़ी देर में सासू माँ का रोना कम हुआ। उसने बहू को दूर धकेलते हुए कहा, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। तुम्हारे जैसी मनहूस का मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मेरे बेटे पर डोरे डाल दी, मायके से खाली हाथ आ गई। मेरा बेटा पढ़ा लिखा और नौकरी करने वाला है, उसकी इज्जत का तो थोड़ा ध्यान रखा होता। बहू बेचारी चुपचाप सासू माँ के पाँव पकड़कर रोती रही और कहती रही, माँ जी, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, बीए पास किया है, प्रथम श्रेणी में। किसी दिन मैं भी ऑफिस में नौकरी कर लूँगी और तनख्वाह आपके हाथ में ला कर दूँगी। सास भी बिफर पड़ी। मेरे घर की बहू बेटियाँ नौकरी नहीं करती, घूंघट में रहती हैं। तुम्हें भी घूंघट में रहना पड़ेगा। गांव के लोग तुम्हें देखने आएंगे, सबका पाँव छू छू कर प्रणाम करना, मगर घूंघट में रहना, ताकि गांव में मेरी नाक ना कटे। बहू ने वैसा ही किया जैसा सासू माँ का आदेश था। कौन छोटा कौन बड़ा, घूंघट की ओट से कुछ नहीं दिखा। जैसे जैसे लोग आते गए, सबके पाँव छूकर प्रणाम करती गई। अंत में एक 15-16 साल के लड़के का पाँव छू लिया तो थोड़ा पीछे हटते हुए उसने कहा, अरे क्या कर रही हो भाभी, मैं तो तुम्हारा छोटा देवर हूँ मनोज, चचेरा देवर। मेरे पाँव छूकर क्यों प्रणाम कर रही हो। मनोज की बात सुनकर वहाँ खड़े सब लोग हो करके हंसने लगे। बहू बेचारी घूंघट की ओट में शर्मा कर और सिमट गई। उसे भला क्या पता सामने कौन खड़ा है या खड़ी है, कौन कितनी बड़ी है या बड़ा है, छोटा है या छोटी है। जैसे सासू माँ ने कहा उसने वैसा ही किया। आखिर सासू माँ को थोड़ी सी खुशी हुई और बहू को गृह प्रवेश करा दिया। गांव से अपमानित होकर शहर लौटकर बहू ने मन ही मन ठान लिया कि नौकरी करके रहूँगी। उसने वैसा ही किया। बहुत कोशिश के बाद एक सरकारी ऑफिस में उसे अच्छी नौकरी मिली। अब तो बहू को गाँव जाने का अवसर मिलता नहीं था। गांव से सब लोग कभी कभी शहर आना जाना करने लगे। सासू माँ तो बहू पर बलिहारी जाने लगीं। सबसे बहू का बखान करते करते कहती, मेरी बहू बहुत अच्छे ऑफिस में नौकरी करती है, हर महीने इतनी तनख्वाह मिलती है, मुझे हर महीने रुपए भेजती है, मायके से कुछ नहीं लाई तो क्या हुआ, बहू स्वयं ही साक्षात लक्ष्मी है। मैंने तो कह दिया, अब तुम्हें घूंघट करने की ज़रूरत नहीं है। असल में बहू ने खुद ही घूंघट करना छोड़ दिया। गांव जाकर स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अब मैं घूंघट नहीं कर सकती, मैं घूंघट प्रथा के खिलाफ हूँ। आपको अगर पसंद है तो गांव आऊँगी, वरना नहीं आऊँगी। अब की बार बहू के सामने सासू माँ की जुबान नहीं चली। उसने हाँ में सिर हिला दिया। मतलब तुम्हें जैसा अच्छा लगे करो, सब समय का फेर है, समय बदलते समय नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है निकम्मी।
बहू ये क्या सब्जी बनाकर रख दी तूने? अरे रंग देखा है इसका, बिल्कुल फीका। क्या कहेंगे दामाद बाबू? कोई काम तो ढंग से कर लिया कर। अर्चना जी अपनी बहू कामिनी को डांटते हुए बोली। माँ जी पता नहीं इस बार के मसाले कैसे आए हैं, जितने भी डाल लो खाने में रंग ही नहीं आता। कामिनी नज़रें झुकाते हुए बोली। चल ज़्यादा बहाने मत बना, मान क्यों नहीं लेती कि तुझे बनाना ही नहीं आता। और ये देख मेज पर चाय का दाग लगा हुआ है, वो भी साफ नहीं किया। इस बहू ने तो नाक में दम कर रखा है। कामिनी चुपचाप बाकी के काम निपटाने रसोई में चली गई। ये तो रोज ही होता था। जब तक कामिनी के काम में अर्चना जी कोई कमी नहीं निकाल लेती, उनका दिन शुरू नहीं होता था। कामिनी बिन माँ की बच्ची थी। शादी के बाद जब अर्चना जी को देखा तो उनमें ही वो अपनी माँ को तलाश करती थी। लेकिन अर्चना जी तो उसकी सास थी ना। अर्चना जी दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन बहू को कुशल गृहिणी बनाने का जिम्मा उन्होंने ज़रूर उठा रखा था। उनके घर की तेज आवाज़ पड़ोस के घरों में भी सुनाई पड़ती थी, जिसे उनकी पड़ोसन सरला काकी बड़े मज़े लेकर सुनती थी। एक बार अर्चना जी को 2 दिनों के लिए अपने भाई के घर जाना पड़ा। उन्हें बहुत चिंता थी कि उनकी बहू उनके बिना घर कैसे संभालेगी, इसलिए अपनी पड़ोसन को बहू का थोड़ा ध्यान रखने के लिए कहकर वो चली गईं। अर्चना जी की अनुपस्थिति में सरला काकी खुद को कामिनी की सास समझने लगी थी। उन्हीं की तरह वो भी कामिनी के हर काम में नुक्स निकालती रहती थी। कामिनी के लिए 2 दिन काटने बहुत मुश्किल हो गए थे। अगले दिन कामिनी सारा काम निपटाकर दोपहर का खाना बना रही थी तो सरला काकी याद हमकी। बहू तेरी सास ठीक कहती है, तुझे किसी काम का सुर नहीं है। अरे ये क्या सफाई की है तूने? आंगन में मक्खियाँ भिन भिना रही हैं। और ये पोछा देख, अभी तक नहीं सूखा। लगता है मायके से कुछ सीख कर नहीं आई। सरला काकी चिल्ला रही थी कि तभी अर्चना जी ने घर में प्रवेश किया। सरला, तू मेरी बहू पर चिल्ला क्यों रही है? जी तुम्हारी बहू सच में बड़ी निकम्मी है, एक काम ढंग से नहीं करती। सरला काकी तुमकते हुए बोली। बस सरला चुप कर, खबरदार। जो मेरी बहू को कुछ कहा, मैंने सिर्फ इसका ध्यान रखने के लिए कहा था, ना कि इसकी सास बनने के लिए। मेरी बहू को मैं चाहे कुछ भी कहूँ, लेकिन कोई और मेरी बहू पर उंगली उठाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अरे मेरी बहू तो हीरा है हीरा, वो तो मैं बस इसलिए इसे टोकती रहती हूँ कि ये सारे काम अच्छे से सीख जाए। हूँ तो मैं सास, लेकिन साथ ही माँ भी हूँ। बेटियाँ तो फिर भी माँ को पलट कर जवाब दे देती हैं, लेकिन मेरी बहू मेरे ताने सुनने के बाद भी मुस्कुराते हुए मेरी सेवा करती है। तू जाकर अपना घर संभाल, अपनी बहू को मैं खुद संभाल लूँगी। सरला काकी अपना सा मुँह लेकर लौट गईं और कामिनी अपनी सास से लिपट गई। माँ जी आप कितनी अच्छी हैं, आपके बिना इस घर में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। बस बस बहू, ज़्यादा मस्का मत लगा। तेरी तारीफ़ कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे टोकना छोड़ दूँगी। आखिर सास हूँ तेरी। अर्चना जी ने कामिनी के गालों पर प्यार से चपत लगाते हुए कहा, लेकिन कामिनी फिर भी अर्चना जी के गले में बाहें डाले लटकी रही, जैसे कितने दिनों बाद वो अपनी माँ से मिली है। सच में सास बहू का रिश्ता खट्टा मीठा होता है, जिससे रिश्तों में स्वाद बढ़ता है, वरना जीवन भी बिना मसाले के खाने की तरह बेस्वाद हो जाता है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।